हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12th भौतिक शास्त्र के सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। हाँ जी, 2 अंकों वाले सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले इस वीडियो में। ये वीडियो का भाग 2 है। आप लोग भाग 1 को नहीं देखे तो भाग 1 को देख लेना। इसमें हम लोग बार बार 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के लिए, हाँ जी, जो बार बार रिपीट हुआ है उस प्रश्नों को ही लिया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना एंड तक, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि मैं जब भी क्लास 12 से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या इंपॉर्टेंट नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज क्या है। हाँ जी, यानी कि लेंज का नियम पूछ रहा है, डिफिनेशन पूछ रहा है, कुछ इस तरीके से घुमा करके आपको क्वेश्चन दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में लिया गया, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो देखिए, इसका आंसर किस तरीके से लिखना है। तो देखिए, आंसर कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण सभी अवस्थाओं में किसी परिपथ में प्रेरित धारा, ठीक है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। यही लिखना है। और कुछ एक और है, यह ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। हाँ जी, आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि लेंज का नियम किस सिद्धांत को पालन करता है। तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत को पालन करता है। याद रखिएगा, लेंज का नियम कहे तो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत को मारना। चलिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर होगा आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, मध्यमान तथा धारा के शिखर मान में संबंध बताए। हाँ जी, मध्यमान तथा धारा के शिखर मान में संबंध बताना है। तो देखिए, आंसर क्या होगा। प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता समय के साथ बदलते रहती है। हाँ जी, ये तो आपको पता होना चाहिए। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो समय के साथ बदलते रहती है। देखिए, कभी प्लस होता है तो नीचे की ओर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। यानी इसकी जो डेंसिटी होती है बदलते रहती है। देखिए, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, ये बदलते रहती है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा के आधे आवर्त काल पर लिया गया माध्य इसका माध्य मान कहलाता है। ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा है इस पर जो लिया गया जो माध्य होगा, ठीक है, जो माध्य होगा आधे आवर्त काल पर, उसका क्या होता है, माध्य मान कहलाता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये इसका माध्य मान कहलाएगा। और शिखर मान, तो इसका फॉर्मूला आपको लिख देना है यहाँ पे, आई एवरेज। ठीक है, मध्यमान को आई एवरेज से सूचित करते हैं, ए भी से। और इसका फॉर्मूला क्या कहता है, 2I0/π, जहाँ I0 धारा का शिखर मान है। यही संबंध आपको लिखना। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख देते हो तो आपका चलेगा, लेकिन ये वाला जरूर लिखना, I0 धारा का शिखर मान। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। हाँ जी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैं लेकर के आया वीडियो को। बस वीडियो के साथ आप लोग बने रहो, एंड तक बने रहो। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है। हाँ जी, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या, इसका डिफिनेशन बताना है। तो चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर आपको दिख रहा होगा। कहता है, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिघात जिसके कारण परिपथ में प्रवाहित धारा के लिए अवरोध उत्पन्न करता है। हाँ जी, इसका डायरेक्ट कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा को जो रोकता है, रोकने की चेष्टा करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रतिघात करते हैं। इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, अब जो प्रतिबाधा है उसको देख लेते हैं। देखिए, प्रतिबाधा कहता है प्रत्यावर्ती परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यही लिखना है आपको। अब देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, एल आर परिपथ के प्रतिबाधा है। ऑप्शन में रहेगा, ये वाला भी रहेगा, ये वाला भी रहेगा, ये वाला भी रहेगा, और डी में रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता रहेगा तो उसी को मानना। देखो, एल आर परिपथ के लिए प्रतिबाधा क्या होता है, √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, और बात करें एलसी के लिए, एलसी परिपथ के लिए, तो एलसी परिपथ के लिए प्रतिबाधा होता है √R² प्लस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, और उसी वही बात करें LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा, तो √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखना, इन तीनों को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इन तीनों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं हर साल। ठीक है, MCQ का भी वीडियो आपको मिल ही रहा होगा, उसको भी देखते रहिएगा आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करना है। हाँ जी, 3 टॉपिक लिख दो, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके से लिखना है आपको। देखिए, इस तरफ प्राथमिक कर देना, इस तरफ द्वितीयक लिख देना, और बीच में डिवाइड कर देना है, फिर अंतर लिखना है। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा
इसमें ऊपरी चाप में लाल एवं आंतरिक चाप में बैंगनी होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, जो ऊपरी चाप होती है यहाँ पे, जो ऊपरी चाप में क्या होता है लाल होता है और यहाँ पे क्या होता है बैंगनी होता है। और लेकिन जब द्वितीयक की बात करें तो द्वितीयक में क्या होता है, ऊपरी चाप में क्या होता है बैंगनी यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे वाला में लाल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। अब दूसरा जो है यह चमकीला होता है और यह कम चमकीला होता है। और इसका तीसरा टॉपिक कहता है इसमें प्रेक्षक द्वारा निर्मित कोण 40 डिग्री होता है। देखो प्राथमिक में क्या होगा, 40 डिग्री होगा, ध्यान देना, प्राथमिक में 40 डिग्री कोण बनेगा और जो द्वितीयक होता है इसमें प्रेक्षक द्वारा निर्मित कोण 50 डिग्री होता है। ठीक है, 50 डिग्री पर क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, अपने दोस्तों के पास, क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के पास जितना हो सके आप लोग शेयर कर दो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है परमाणु के बोर मॉडल के 2 दोष का उल्लेख करें। हाँ जी, परमाणु के बोर मॉडल के 2 दोष का उल्लेख करना है, 2 दोष को बताना है परमाणु मॉडल में। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल। देखिए पहला दोष है यह सिद्धांत केवल सरल अणुओं जैसे हाइड्रोजन हीलियम के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सका तथा जटिल परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, जो बोर मॉडल था उसके अनुसार केवल ये दोनों ही केवल सेटिस्फाइड हो सके, और अदर जैसे सोडियम हो गया, हीलियम हो गया, हीलियम का तो हो गया, सोडियम हो गया, एफी हो गया, जिंक हो गया, इन सभी का कोई स्पेक्ट्रम को नहीं दर्शा पाया, केवल हाइड्रोजन और हीलियम का ही हो पाया, इसीलिए इसको भी दोष माना जाता है। और दूसरा दोष हमारे पास है, कहता है इस सिद्धांत से परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण को सफलतापूर्वक नहीं समझाया जा सका। हाँ जी, जो इलेक्ट्रॉन का जो वितरण हुआ था उसमें केवल बीसी तक यानी कि कैल्शियम तक ही सेटिस्फाइड हुआ, उसके आगे नहीं सेटिस्फाइड हुआ था। तब आया मोशले का नियम और उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का वितरण आसानी से हो गया पूरे 114 एलिमेंट्स का। ठीक है, उससे आगे तक के लिए भी है लेकिन अभी उसका खोज नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे। हाँ जी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम भी आई कर दो, इस बार भी पूछेगा, लिख लो आप लोग कहीं पेपर पे। ठीक है, इस बार भी आएगा ये प्रश्न, तो आप लोग इसको रट लो, याद कर लो, खून में दौगा लो। तो कहता है किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली समस्त विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मात्रा को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित करते हैं। फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और इससे भी आपको पूछेगा, हर साल लगभग आता ही आता है गेट से प्रश्न, गेट से हर साल आता है। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है और गेट तथा एंड गेट की सत्यता सारणी बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बूलियन व्यंजक को देख लेते हैं, और आंसर देना है और गेट तथा एंड गेट का बूलियन व्यंजक। देखिए और गेट को हम लोग y1 का देते हैं और एंड गेट को y2 का देते हैं। और मतलब ऐड करो। ठीक है, और मतलब ऐड करो तो यानी a प्लस बी हो जाएगा। एंड मतलब भी और होता है लेकिन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको एक जब याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, एक में प्लस लगता है, एक में डॉट लगता है, एक में बार लगता है। ठीक है, नॉट गेट में क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बार होता है। ठीक है, चलिए अब इसका सत्यता सारणी की बात करें। देखिए और गेट का जो सत्यता सारणी होता है, देखिए आपको इसी तरीके से एकदम बनाना है, सेम टू सेम। ए लिख देना है, बी लिख देना है और y बराबर a प्लस बी। तो देखिए यहाँ पे लाइन नहीं देंगे, यहाँ पे लाइन नहीं देंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि लाइन नहीं आएगा। फिर यहाँ पे लाइन देंगे, यहाँ पे नहीं देंगे, तो दोनों को जोड़ दो तो लाइन नहीं आएगा। ठीक है, जोड़ने के बाद 1 आएगा यानी लाइन आएगा। फिर उसी तरीके से इसमें करो, एक में 2, एक में नहीं 2, एक में 2 तो लाइन आएगा, और दोनों में 2 तो भी लाइन आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें करते हैं, इसमें गुना करना है, ध्यान देना। 0 में 0 से गुना करेंगे 0 यानी कि नहीं आएगा। अगर 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 तो भी नहीं आएगा। अगर एक इसमें 0 है और इसमें 1 कर देंगे यानी 0 का मतलब है लाइन नहीं दे रहे हैं और 1 का मतलब है लाइन दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 यानी इसमें भी लाइन नहीं आएगा। जब एक इसमें भी लाइन देंगे, इसमें भी लाइन देंगे, तब क्या होगा, लाइन आएगा। यानी एंड गेट में क्या होता है, दोनों में लाइन देंगे तब ये लाइन आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाइए। हाँ जी, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका था। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहता है वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाइए। देखिए इसका आंसर क्या कहता है। इसका आंसर कहता है वायुमंडल वैद्युत वह शाखा है जिसके अंतर्गत वायुमंडल में उपस्थित वैद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, वायुमंडल वैद्युत वह शाखा है जिसके अंतर्गत वायुमंडल में उपस्थित वैद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्थिर वैद्युत की, वायुमंडलीय वैद्युत की तथा भूविज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए वायुमंडल उदासीन नहीं होता है। तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वायुमंडल उदासीन क्यों नहीं होता है। तो वायुमंडल में हम लोग उपस्थित वैद्युत आवेश का अध्ययन करते हैं, और जहाँ पे आवेश आ गया वहाँ पे उदासीन का तो नामो निशान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज होगा, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन चार्ज होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किसी पीएन संधि का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में वर्णन हेतु चित्र परिपथ का चित्र खींचे। तो देखिए जो पूर्ण होता है, ठीक है, पूर्ण के लिए जो पूर्ण दृष्टिकारी होता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, उसमें 2 गो पीएन संधि लगता है। ठीक है, 2 गो पीएन संधि लगता है और अर्ध वाला में 1 लगता है। ये भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कितने पीएन संधि होते हैं। तो इसमें 2 होते हैं। ठीक है, D1 और D2। ठीक है, और जो अर्धकारी में होता है उसमें 1 होता है। ध्यान देना, देखना इस तरीके से आपको चित्र बनाना है यहाँ पे। ठीक है, एक पॉजिटिव लगाना है, एक नेगेटिव लगाना है। इसी तरह से इसमें भी वही करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ जी। और फिर उसके बाद आउटपुट, देखो इनपुट क्या देंगे, प्लस माइनस दोनों देंगे, लेकिन जो पूर्ण दृष्टिकारी में क्या होता है, सभ्य धारा दृष्टिकरण हो जाती है, यानी कि पूरा धारा आ जाती है। और अर्ध वाला में क्या होता है, यहाँ से जाएगा फिर इसके बाद छोड़ेगा, फिर इसके बाद इस तरह से अर्ध वाला में होता है, लेकिन पूर्ण दृष्टिकारी में पूरा तरंग को दृष्टिकरित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल पूछता है, इस बार भी आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआई कर लो, इसको भी वीवीआई कर लो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है समझावे कि किरचॉफ द्वितीय नियम ऊर्जा का संरक्षण नियम है। हाँ जी, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा का संरक्षण का नियम कैसे है, इसको समझाना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस किरचॉफ का द्वितीय नियम लिख देना है, बस वही हो गया आंसर। देखिए कहता है किसी बंद विद्युत परिपथ से होकर, ठीक है, किसी बंद विद्युत परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए आपको कुछ इस तरह से फोटो बना देना है, 1 गो प्रतिरोध 2 गो प्रतिरोध लगा देना है और बैटरी से जोड़ देना है। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, धारा गुने प्रतिरोध प्लस धारा गुने प्रतिरोध इक्वल टू विद्युत वाहक बल। इसी का विद्युत वाहक बल, यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल आएगा उसी के बराबर हो जाएगा सभ्य का योग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर कैसा लगा होगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसी तरह से हम आपके लिए लाते रहेंगे, और हो सके तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।